इसके बाद 2 और होगा, 56वीं से 59वीं होगा, और फिर 53वीं से 56वीं होगा। हाँ, और उसके बाद 47वीं। 2 में कहानी बिहार स्पेशल का समाप्त हो जाएगा। और सवाल देखिए कि कितना रिपीटेशन होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग का पहला सवाल है, सबसे पहला जो सवाल है वो है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। चलिए, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? क्या होगा? 40 सदस्य। आंसर क्या हो जाएगा? 40 सदस्य। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। आंसर हो जाएगा डी। मतलब लोकसभा से बिहार में साहब, बिहार में लोकसभा से 40 सदस्य, ठीक है, और राज्यसभा से 16 सदस्य। जबकि ओवरऑल बोला जाए कि पूरे भारत से अधिकतम कितना लोकसभा की सीट हो सकती है? अधिकतम पूरे भारत में तो अधिकतम हो सकता है 552। लेकिन वर्तमान में कितना होता है चुनाव? वर्तमान जो है साहब 545, जिसमें 543 पर क्या होता है? निर्वाचन होता है। निर्वाचन होता है 543 पर। और 2 जो होता है साहब, 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा साहब किया जाता है अनुच्छेद 331 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत इसका जो है सो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन का क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है। एंग्लो इंडियन का मनोनयन इसलिए किया जाता है, देखिए, जब भी भारत गुलाम रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो अंग्रेज़ था वो बुरे ही थे, सारे भारत के शोषण ही करते थे। उसमें कुछ अच्छे वाले अंग्रेज़ थे, समझ रहे, जो भारत का शोषण नहीं कर करके बल्कि भारतीयों को मदद करते थे। आए समझ में बात? तो वैसे भारतीय क्या हुआ? तो वैसे भारतीय और लाइनिंग चल ही रहा है तो बोलना चाहिए था पहले साहब। चलिए, चलिए सही समय पर आ रहा नहीं। चलिए ठीक बात है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम लोग गुलाम थे तो बहुत सारे अंग्रेज जो थे ना, वो भारतीयों को आंदोलन में समर्थन करते थे, मतलब भारतीयों का समर्थन करते थे। जब वो भारत आज़ाद होने लगा और जो अंग्रेज भारतीयों का समर्थन करते थे, वो अंग्रेज, स्वाभाविक बात है कि जो बाकी का अंग्रेज जो भारत का शोषण करता था उसका तो विरोधी हो गया, वो तो दुश्मन हो गया। तो जब भी ब्रिटेन जाएगा, अगर वो अंग्रेज जो भारत का सपोर्ट करता था, समर्थन करता था, तो स्वाभाविक बात है कि वो उस अंग्रेज को, बाकी का जो शोषण करने वाले अंग्रेज थे, वो क्या करते, उसके साथ दोहरा व्यवहार करते। तो इसी वजह से बहुत सारे अंग्रेज जो भारत के हित के लिए काम किए थे वो भारत में ही रहना पसंद किए। लेकिन उनका कहना था कि अगर हम भारत में रहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटेन में जाएंगे हम आप लोगों को समर्थन दिए हैं, समर्थन किए थे, आज़ादी की लड़ाई में आपको जो है सो समर्थन किए थे, तो अगर हम ब्रिटेन जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ मेरे साथ दोहरा व्यवहार हो सकता है। तो इसी वजह से हम भारत में ही रहेंगे और हो सकता है कि भारत से लगाव भी उनका हो चुका था, जिसके कारण से बहुत सारे अंग्रेज भारत में ही रह गए। लेकिन जब वो भारत में रहे तो उन्हें एक डर ये भी लगता था कि अगर भारत में हम रहते हैं तो हमारी आवाज़ों को कौन ले जाएगा संसद तक, हमारी जो कमी रहेगी, हमारी जो आवश्यकता होगी, हमारा जो मांग होगा, इस मांगों को भारतीय संसद तक फिर ले कौन जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने, क्योंकि अगर वो चुनावी प्रक्रिया में आते तो स्वाभाविक बात है कि आप गांव घर में देखते हैं जातिवाद इतना है, तो उस अभी वर्तमान में है, तो उस समय आज़ादी के समय में नस्लवाद तो होता कि अंग्रेज है इसको कौन वोट करेगा। तो स्वाभाविक बात है कि जो अंग्रेज थे वो चुनावी प्रक्रिया में आते तो वो हार जाते। इसी वजह से
दो एंग्लो इंडियन को बिना किसी निर्वाचन के, बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन किया जाता है। मतलब सीधा उसको सांसद बना दिया जाता है, जो वो एंग्लो इंडियन जो भारतीय मूल के अब हो चुके हैं। एंग्लो इंडियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो थे अंग्रेज, लेकिन अब भारत में रह गए, भारतीय नागरिकता ले लिए, तो अब वो क्या हो गए, भारतीय अंग्रेज। इसीलिए करके उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन, या क्या बोलते हैं, आंग्ल भारतीय। आए समझ बात। चलिए, क्या बोले, इस पर काम चल रहा है, ठीक है। 26 तक बोला है, 26 के बाद फिर इस पर सोचा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। चलिए साहब, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से देख लेते हैं। चलिए, अगला है कि देखिएगा कि लोकसभा की सीटों की संख्या कितना साहब, 40। कहाँ से, बिहार से। उसके बाद बोलिएगा कि राज्यसभा की सीटों की संख्या 16। लोकसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है, 552। और 552 में वर्तमान में कितना पर निर्वाचन होता है, 545 पर। और 545 में आपको पता है कि 543 जो होता है चुनावी प्रक्रिया द्वारा, यानी निर्वाचन के द्वारा होता है, निर्वाचन के द्वारा। और 2 बताए आपको एंग्लो इंडियन का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद कितना के तहत, 331 के तहत, ठीक है साहब। राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 250 हो सकती है। वर्तमान में कितना है, 245। और 245 है साहब, तो याद रखिएगा कि 245 में 233 जो होता है ये निर्वाचित होता है। 233 क्या होता है, निर्वाचित होता है। और 12 जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा शिक्षा, साहित्य, खेल कूद या अदर क्षेत्रों से जो प्रसिद्धि प्राप्त लोग होते हैं उनका मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है साहब, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये जो मनोनयन होता है साहब 80 के 3 के तहत मनोनयन किया जाता है, ठीक है साहब। अब बात आएगी कि लोकसभा का जो वर्णन है, लोकसभा के गठन का जो वर्णन है, संरचना का जो वर्णन है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, 81 में। राज्यसभा का किस में है, 80 में। और संसद का वर्णन किस में है, संसद का 79 में, ठीक है साहब। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा का 81 में, ठीक है। 79, 80 और 81। चलिए, इतना बात हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है, दीपावली, बिहू और विनायक चतुर्थी, हाँ विशु है, और छठ पूजा। क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, अद्वितीय। मतलब अद्वितीय का मतलब हुआ कि वह पर्व जो बिहार का ही है, बाकी किसी दूसरे जगह का नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा होगा साहब, वो हो जाएगा साहब आपका छठ पूजा। क्या हो जाएगा, छठ पूजा। छठ पूजा साहब ये वैदिक कालों से ही पूजा जाता है, और ये जो है सूर्य की आराधना के लिए किया जाता है। और ये पूजा जो होता है वो सूर्य को समर्पित होता है। किसको समर्पित होता है, कि छठ पूजा सूर्य को समर्पित पूजा है, जो वैदिक काल से ही चली आ रही है साहब, ठीक है। तो बाकी आप लोग जानते ही हैं कि दुर्गा पूजा वगैरह और भी चीज़ें यहाँ मनाई जाती है, लेकिन छठ पूजा जो है यह स्पेशली बिहार का है, ठीक है। और बिहार के कारण ही, क्योंकि अगर दूसरे जगह भी हो रहा है तो केवल और केवल बिहारी के कारण हो रहा है, क्योंकि बिहारी लोग दूसरे जगह जा कर के बसे हैं और वहाँ पर ये अपने, क्योंकि बिहार के जो लोग होते हैं वो अपने धार्मिक अनुष्ठान से बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। चाहे वो लंदनों चल जाएगा ना, फिर भी वो जो है सो छठ पूजा जो है सो मनाएगा ही। चलिए, बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका चंपारण। आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा साहब। इसका फैक्ट हम लोग देख लेते थोड़ा सा, कि बिहार के चंपारण से जो शुरू हुआ था चंपारण आंदोलन, इसके लिए राजकुमार शुक्ल, ठीक है, जो मुरली भरावा गांव के निवासी थे, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रण दिया था। और गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुँचे थे, पटना पहुँचे थे। और पटना में किसके घर पर रुके थे,
मजरुल हक के घर पे रुके थे, फिर वहाँ से मोतिहारी के लिए प्रस्थान किए थे। और वहाँ बुलाने का जो कारण था राजकुमार शुक्ल का, वो था असामी बाढ़ व्यवस्था। और असामी बाढ़ व्यवस्था के तहत तिनकठिया जो व्यवस्था था, जिसके तहत वहाँ के किसानों को पूरे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी वजह से इसको तिनकठिया प्रथा कहा जाता है। तो कई बार आपको ऑप्शन में देगा 0/3/20 या देगा 20/3, तो आपको आंसर करना है 3/20। ठीक है, इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जाता है। चलिए साहब, उसके बाद साहब है कि जिरात व्यवस्था में नील्हे स्वयं रैयत के बैल, हल एवं जमीन लेकर के अपनी देख रेख में क्या करती थी? नील की खेती करवाती थी। मतलब रैयत से नील्हे घोड़े का मतलब वह अंग्रेज जो नील की खेती करवाया करता था, उसे नील्हे घोड़े कहते थे। वो करता क्या था कि जो रैयत था उसका ज़मीन, उसका बैल, हल, ये सब ले करके कम मजदूरी पर मजदूरों से नील की खेती करवाते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कराते थे? जिरात व्यवस्था। और एक बताए थे आप लोगों को करतौली व्यवस्था, जिसके तहत किसानों की जो रैयत थे उसके सारी संपत्ति, ज़मीन, घर सब बंधक ले लेते थे। ठीक है साहब, और तब तक नहीं देते थे जब तक वो चुकता नहीं करते थे कर्ज को। चलिए, नील किसानों की स्थिति का जो वर्णन है वो दीन बंधु मित्र के किस में है? नील दर्पण में किया गया है। और गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, कहाँ? चंपारण में। इसी लेकर के गांधी जी का जो कर्म भूमि कहलाता है, क्या कहलाता है? चंपारण कहलाता है। ठीक है साहब। और राजकुमार शुक्ल चंपारण के किस गाँव के भरहवा गाँव, मुरली भरावा गाँव के नेता थे। और राजकुमार शुक्ल को गांधी से मिलने का जो सलाह दिए थे, कौन दिए थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे साहब। और याद रखना है कि सत्याग्रह इन चंपारण पुस्तक के लेखक जो हैं कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और राजकुमार शुक्ल 25 वर्ष तक एमन नामक अधिकारी से क्या करते रहे? लड़ते रहे। और जब इनकी मृत्यु हो गई, 20 मई 1929 को जब हो गई थी, तब एमन क्या किया था कि 300 रुपया उनके श्राद्ध कर्म के लिए भेजा था और बोला था कि राजकुमार शुक्ल चंपारण का अकेला मर्द था। ठीक है साहब। चलिए, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा साहब, आप देख रहे हैं सवाल कितना रिपीट हो रहा है, ये देख रहे हैं ना। और जानबूझ के हम रिपीट सवाल को छोड़ सकते थे क्योंकि हम बता चुके हैं, लेकिन जानबूझ के डालते हैं कि आपको ये फेथ हो, आपको ये एहसास हो कि सवाल कौन कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी बार पूछा जा चुका है, पिछले सवाल का क्या महत्व है प्रीवियस ईयर का, ये आपको पता चले। इसी वजह से हम बार बार इसको रिपीट करवा रहे हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो क्या होगा साहब? सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो है सो जन्म पटना में हुआ था साहब, पटना में हुआ था। और ये सिख के 10वें गुरु थे। और बाद में जाकर के ये पंजाब में जाकर के रहने लगे थे अपने पिता के कहने पर। तो यहाँ से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं साहब। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म जो हुआ है पटना में हुआ है। कब हुआ है? 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को। कहाँ हुआ है? पटना में। और इनका जो जन्मस्थल है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ है, वर्तमान में वहाँ तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा बनाया गया है, जो पटना का एक फेमस जगह है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ से जो सिख धर्म के मानने वाले हैं वो आते हैं। और कई बार पटना में प्रकाश पर्व भी इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए साहब, और अब बात आई सिख की, तो सिख के प्रथम गुरु कौन थे साहब? गुरु नानक सिख के प्रथम गुरु थे। और इनका जन्म, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ, तो याद रखना है कि इसका जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी में। ये पंजाब वर्तमान में अब भारत में नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है साहब। और उस जगह को जहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था उसको नाना काना साहिब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नाना काना साहिब के नाम से। और जबकि जो वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वो किस नाम से जाना जाने लगा है? तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा के नाम से। ठीक है साहब। अब देखिएगा साहब, इनका उत्तराधिकारी, गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी बने थे वो कौन बने? भाई अंगद बने थे। उनका भाई थे अंगद, वो बने थे। और ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे साहब। इतना बात को याद रखना। उसके बाद एक ऑप्शन में दिया होता गुरु तेग बहादुर,
तो गुरु तेग बहादुर, क्योंकि 10 गुरु हैं तो वो सिख धर्म में हम लोग पढ़ लेंगे, जो जो ऑप्शन में दिया होता है उसके बारे में थोड़ा सा। गुरु तेग बहादुर, इनका जो जन्म हुआ है 1 अप्रैल 1621 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में, जो पंजाब में पड़ता है। और ये सिख के 9वें गुरु थे, ये सिख के 9वें गुरु थे, जो सासाराम एवं गया होते हुए पटना आए थे। मतलब ये बिहार के भ्रमण के लिए आए थे, जो सासाराम गया होते हुए कहाँ पहुँचे थे? पटना पहुँचे थे। क्योंकि कई बार बीपीएससी ना ये भी पूछ देता है कि किस रास्ते से आए थे, समझ रहे हैं? इस तरह से भी सवाल कुछ भी पूछ सकता है, समझ रहे हैं? तो इसी वजह से हर बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हाँ, अर्जुन देव को, ये ना गुरु अर्जुन देव को, जिनको फांसी दे दिया गया था जहांगीर के द्वारा, गुरु अर्जुन देव को। तो ये सारे चीज़ें देखिए, सारे चीज़ें पूछता है, लेकिन सारे सिख धर्म को हम यहाँ नहीं डाल सकते ना। वो सिख धर्म का जो चैप्टर हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग जो है सो टोटली पढ़ेंगे। यहाँ जो जो ऑप्शन में था उससे संबंधित चीज़ों को हम लोग कर दिए। चलिए अगला देखिएगा साहब, नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे साहब? अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा आंसर साहब? कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या होगा साहब? आंसर हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास। आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। आपको कई बार बताया है मॉडर्न हिस्ट्री में, चित्तरंजन दास 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 1922 में ही इनका बाकी के जो कांग्रेस के सदस्य थे उनके साथ मतभेद हो गया था। मतभेद इसलिए हुआ था क्योंकि 1922 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हो रहा था। तो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में जो बाकी के कांग्रेस पार्टी थे वो उस चुनाव का पूर्णतः विरोध करना चाह रहे थे, और पूर्णतः विरोध कर रहे थे उस चुनाव का कि इस चुनाव में भाग नहीं लेना है, हिस्सा नहीं लेना है। लेकिन जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, दो व्यक्ति का नाम याद रखना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इनका मानना थोड़ा अलग था। देखिए बाकी जितना भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे इनका मानना था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, सीधा जो चुनाव करवाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा इसका विरोध करें, हमें स्वराज चाहिए, ठीक है। लेकिन इनका मानना था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को, कि अंग्रेज जो है ये भारत को अभी आज़ाद नहीं कर सकता है। इसी वजह से हम लोग चुनावी प्रक्रिया में, यानी चुनाव में भाग लें और चुनाव में अधिक से अधिक भारतीय जीत करके जाएं। और जब अधिक से अधिक भारतीय जीत करके असेंबली में जाएगा, केंद्रीय विधानसभा में जाएगा प्रतिनिधि बन करके, तो जब भी भारत के शोषण के लिए कुछ कानून बनाया जाएगा, कुछ नियम कानून लाया जाएगा, कुछ अधिनियम लाया जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि सारे भारतीय लोग उसके विरोध में वोट करेंगे। जब विरोध में वोट करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि वो शोषण भरा कानून पास नहीं होगा, और शोषण भरा कानून जब पास नहीं होगा तो भारतीयों को शोषण नहीं होगा। हम भारतीयों को इस प्रकार से शोषण से बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के मतभेद से समझ में आया बात कि ये दोनों चाह रहे थे कि हम लोग क्या करें, चुनाव में भाग लें, सिस्टम में जाएं, सरकार के अंदर प्रवेश करें और तब सरकार का विरोध करें। लेकिन बाकी जो कांग्रेस पार्टी थी वो चाह रही थी कि हम लोग बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार करें। आया समझ बात? जिसके कारण दोनों कांग्रेस, मतलब क्या, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की अलग जो है सो और जो बाकी का जो बचा हुआ कांग्रेस पार्टी है सो, दोनों के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया। और मतभेद होने के कारण जो चित्तरंजन दास थे इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किए, स्वराज पार्टी का गठन किए। और जबकि स्वराज दल का गठन बिहार में, हाँ, स्वराज दल का गठन बिहार में श्री कृष्ण सिंह किए। कौन किए? श्री कृष्ण सिंह किए साहब। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, क्लियर है। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ SN बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, सेकेंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद है हकीम अजमल खां। तो हम थोड़ा सा इनसे देख लेते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के कब अध्यक्ष बने थे, इस बात को हम लोग देख लेते हैं।
देखिएगा कि चित्तरंजन दास 1922 में गया अधिवेशन के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन किया था। और बाद में जाकर के चित्तरंजन दास की मृत्यु भी हो गई 1925 में, जिसके कारण स्वराज पार्टी समाप्त हो गया। 1885 ईस्वी में पुणे 1895 में पुणे अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसका अधिवेशन ये है, कांग्रेस पार्टी का। किसका है ये, कांग्रेस पार्टी का है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिसमें आपको शॉर्ट में दिया हुआ था SN बनर्जी। ठीक है साहब। तो 1895 में पुणे अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष बने थे। और इसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1902 के अहमदाबाद अधिवेशन में भी क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। दोनों याद रखना है कि 1895 में पुणे में बने थे और 1902 में कहाँ बने थे, अहमदाबाद में बने थे। ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा कि 1934 ईस्वी में मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे, राजेंद्र प्रसाद थे साहब। 1934 में जिस समय बिहार समाजवादी पार्टी मतलब बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और फूलन वर्मा के द्वारा किया गया था, उस समय कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्षता कर रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और वो उस समय अधिवेशन जो हो रहा था कहाँ हो रहा था, बम्बई में हो रहा था। चलिए साहब, 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष जो बने, कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। देखिए 1939 में हुआ क्या था कि गांधी जी जो थे ना वो चाह रहे थे कि पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जब पार्टी का चुनाव हुआ तो पार्टी के चुनाव में जो अध्यक्ष पद का जो बहुमत मिला वो सुभाष चंद्र बोस को मिला। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को जब बहुमत मिल गया, जब वो अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिए, तो गांधी जी उनसे नाराज हो गए, क्योंकि गांधी का जो कद था उस समय थोड़ा बड़ा था, जिसके कारण जब वो नाराज हो गए, सुभाष चंद्र को पता चला, क्योंकि सारे राजनीतिक लोग गांधी जी का सम्मान करते थे, इसी वजह से उनके नाराज होने के कारण वो क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। ठीक है। जब इस्तीफा दिए और पुनः जब पट्टाभी सीतारमैया को बनाने की बात आई तो पट्टाभी सीतारमैया बनने से इनकार कर दिए, क्योंकि उनके पास आदमीयता बचा हुआ था, मानवता बचा हुआ था कि हम तो चुनाव जीते ही नहीं, हम तो हार गए, फिर कैसे बने। तो उस क्रम में जब वो इस्तीफा दे दिए तब जाकर के पुनः जो बनाया गया, किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो याद रखना है 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए, उसके बाद जो बने, कौन बने, राजेंद्र प्रसाद बने। और कई बार पूछा जाएगा कि किनको हरा के बने थे, तो पट्टाभी सीतारमैया को, जिनको गांधी जी का समर्थन था। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा कि 1947 का दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे ये भी कौन किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप देखिए 3 बार हो गया। 1934 में कहाँ किए थे, बम्बई में। फिर 1939 में कहाँ किए हैं, त्रिपुरी में किए हैं। उसके बाद 1947 में जिस समय देश आज़ाद हो रहा था तो वो दिल्ली में अधिवेशन किए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, एक था आपका हकीम अजमल खां। ठीक है, ऑप्शन में। तो 1921 ईस्वी में जब अहमदाबाद का कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय जो अध्यक्ष चुने गए थे वो चित्तरंजन दास चुने गए थे। 22 में भी चित्तरंजन दास बने थे और 21 में भी वही चुने गए थे अहमदाबाद में। लेकिन हुआ क्या कि उनको जेल हो गया, और जेल होने के कारण जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए, मतलब क्या, इस्तीफा देकर के अध्यक्षता से चले गए, तब जाकर के कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाए गए, हकीम अजमल खां। कौन बनाए गए, हकीम अजमल खां। और यही हकीम अजमल खां साहब जामिया मिथिला इस्लामिया, जामिया मिलिया होगा साहब, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे साहब, हकीम अजमल खां। ठीक है साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, आ गया समझ में साहब। चलिए एक बार रिकॉल कर दीजिए हम लोग को कि राजेंद्र प्रसाद कब बने थे, 1934 के बम्बई में, और 1939 में त्रिपुरी में, फिर 1900 हकीम अजमल खां कब बने थे, 1921 में। कौन इस्तीफा दिए थे तब बने थे, चित्तरंजन दास, अहमदाबाद में। चलिए, जयप्रकाश नारायण को किस उपनाम से जाना जाता है, कौन सा हो जाएगा, लोकनायक। क्या हो जाएगा,
लोकनायक। चलिए साहब, अगला अगला है साहब, लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। लोकमान किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और लोक हितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? गोपाल हरि देशमुख। कौन जाने जाते हैं? गोपाल हरि देशमुख। चलिए अगला, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा? सीमेंट के लिए। आपको बताया है कि जो रोहतास का क्षेत्र है वहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है सासाराम के क्षेत्रों में, जिसके कारण वहाँ पर चूना पत्थर अधिक पाया जाता है। और चूना पत्थर जो है वो सीमेंट का रॉ मटेरियल है, मतलब चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसी वजह से वहाँ पर चूना पत्थर अधिक होने के कारण डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग लगाया गया। ठीक है साहब। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका साहब? आंसर जो हो जाएगा सीमेंट। हाँ, कंपनी का। चलिए देखिए, डालमिया नगर रोहतास में किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। और रोहतास एवं कैमूर श्रेणी में चूना पत्थर की क्या है? प्रचुरता है, जिसके कारण जो है सो यहाँ पर सीमेंट उद्योग लगाया गया। क्लियर है साहब? उसके बाद देखिएगा कि रेशम उद्योग जो है आपको कई बार बताया है कि ये जो है सो भागलपुर में, जैसे कि आपका हो गया मलबरी रेशम, मूंगा रेशम, तसर रेशम, ये सारे कहाँ होता है साहब? भागलपुर में। चलिए, उसके बाद है जूट उद्योग जो है साहब कटिहार में है, पूर्णिया, समस्तीपुर और किशनगंज में, क्योंकि उस क्षेत्र में ही आपको पता है कि जो बिहार का जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर जो है जो सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है, जो बंगाल से सटा हुआ, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, इन सारे क्षेत्रों में। इसी वजह से जूट उद्योग सबसे अधिक उन्हीं क्षेत्रों में। चलिए, चमड़ा उद्योग साहब कहाँ है? पटना, मोकामा और मुजफ्फरपुर में। उसके बाद चीनी उद्योग कहाँ साहब? सारण, पूर्वी चंपारण। आपको पता है कि चीनी उद्योग सबसे पहले जो बिहार में लगा था सारण के मढ़ौरा में। कहाँ लगा था? मढ़ौरा में 1904 में लगा था साहब। चलिए, और इसके साथ साथ पश्चिमी चंपारण और पटना में चीनी उद्योग है। क्लियर है साहब? चलिए अगला, बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? कितना होगा? 7381 वर्ग किलोमीटर। 7381 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है साहब? चलिए अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ले लेते हैं कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल जो बिहार में वनावरण है, मतलब केवल वन की बात हो रही है, तो 7.84% है। कितना है? 7.84% है। देखिए, वन और वृक्ष दोनों अलग हुआ। वन मतलब जहाँ पर सघनता पेड़ों का हो उसको वन बोलते हैं, और जहाँ पर खुला हो, मतलब एक पेड़ यहाँ दूसरा पेड़ दूसरे जगह, तो उसको वृक्ष में गिनती करते हैं। ठीक है, तो वन एवं वृक्षावरण दोनों को संयुक्त रूप से जोड़ा जाए तब कितना हो जाता है? 10.3%। ऐसे केवल वन जोड़ा जाए तो 7 चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कुल वन का क्षेत्र कितना है? 7381 वर्ग किलोमीटर। वन एवं वृक्षावरण का संयुक्त क्षेत्रफल कितना है? 9772। देखिए 9772.1 है, तो आपको कहीं 9773 भी लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए करके थोड़ा सा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हो सकता है। चलिए, उसके बाद सर्वाधिक वनावरण किस में है? कहाँ पर है? कैमूर में। कितना है साहब? 1051.6 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी चंपारण में 903। ठीक है, रोहतास में 669.9। ठीक है साहब। अब देखिएगा कि घनत्व अगर पूछेगा कि सबसे अधिक घनत्व वनों का कहाँ है, तब होगा साहब पश्चिमी चंपारण। घनत्व में पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण, और सबसे अधिक पूछेगा तब कैमूर, सेकेंड स्थान पर आएगा पश्चिमी चंपारण। आप देख सकते हैं जो ही घनत्व और इसकी बात करेगा सीधा चेंज कर देना है। देखिए यहाँ पर है पश्चिमी चंपारण और नीचे है आपका कैमूर। सबसे अधिक कैमूर, घनत्व में सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। चलिए, सबसे अधिक में आएगा कैमूर, और पूछेगा कि सबसे अधिक घनत्व कहाँ है। घनत्व का मतलब यह हुआ कि कम क्षेत्र में अधिक वन, और सबसे अधिक मतलब क्या कि जमीन का क्षेत्र अधिक है उसमें भी अधिक वन हो रहा है तब। ठीक है,
चलिए, सबसे कम जो है सो वन का क्षेत्र कहाँ है? शेखपुरा में। कितना है साहब? 0.17%। और वर्ग किलोमीटर में देखें तो 1.19 वर्ग किलोमीटर केवल है साहब। अब देखिए, वन को उसकी सघनता के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया। अति सघन वन, ठीक है, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो अति सघन वन जो है बिहार में 333.42 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल वन क्षेत्रों का जो परसेंटेज है 0.35%, ठीक है। और मध्यम सघन वन जो है वो है आपका 3285.83 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे क्षेत्रफल का कितना है? 3.49%, ठीक है साहब। और बात आई खुले वन का, तो खुला वन बिहार में सबसे अधिक है 3761.54 वर्ग किलोमीटर, जो कितना परसेंट के बराबर होता है? 4% के बराबर लगभग, ठीक है। तो कई बार सवाल सिंपल पूछ देगा कि बिहार में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं? तो खुले वन अधिक पाए जाते हैं। और मौसम के हिसाब से दे देगा तो याद रखिएगा कि पतझड़ वन या पर्णपाती वन। कौन सा वन? पतझड़ वन या पर्णपाती वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? देखिए देखिए, इसका मतलब समझ में आया कि आपको बिहार का डायग्राम हर हाल में ध्यान में रखना होगा। और हर सेट में 1-2 सवाल जो होता है वो डायग्राम पर ही आधारित रहता है, समझ रहे हैं ना। इसी वजह से साहब आपको हर हाल में, चलिए, तो हर हाल में रखना पड़ेगा याद। तो आपको पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है। देखिए, इस तरह से गंगा नदी बहती है। भागलपुर की बात बोला, भागलपुर की अगर बात बोला तो भागलपुर आप देखिएगा यहाँ पर है, ठीक है साहब, भागलपुर यहाँ पर है। पूर्णिया की बात बोला तो पूर्णिया आप देखिएगा साहब, यहाँ पर पूर्णिया है। और यहाँ है आपका कटिहार, कटिहार इस तरह से विस्तरित है, ठीक है साहब, इस तरह से कटिहार है। अब देखिएगा साहब, इस हिसाब से अगर कटिहार यहाँ है और उसके बाद पटना दिया, तो पटना तो आपको पते हैं, पटना यहाँ पर विस्तरित है इस प्रकार से, यहाँ पर पटना है, ठीक है। और कटिहार हो ही गया। अब बताइए सबसे पूर्व में कौन आपको बुझा रहा है? कौन बुझा रहा है? ये है कटिहार, ये है पूर्णिया। तो बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार होगा, क्योंकि गंगा नदी बीचों बीच बांट रही है। और ये कटिहार का हिस्सा देखिए बाहर निकला हुआ है, तो सबसे पूर्व कौन सा हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। आंसर जो होगा वो आपका कटिहार हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, निम्न झीलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? कौन सा झील होगा बिहार में? कौन सा झील साहब? बिल्कुल साहब, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुपम झील। अनुपम झील बताइए बिहार के किस जिला में अवस्थित है? कैमूर में। कहाँ है साहब? कैमूर में। देखिए साहब, कैमूर में, बिहार के कैमूर में जो है साहब कौन सा झील है? अनुपम झील अवस्थित है। और ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है साहब? तो ये मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मछलियों के लिए। और कांवड़ ताल झील कहाँ है साहब? बेगूसराय में। और ये किस यहाँ पर क्या बनाया गया है? बर्ड ब्रीडिंग स्टेशन बनाया गया है। और ये जो है सो साहब साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है साहब। और ये एक प्रकार का गोखुर झील है। किस प्रकार का झील है? गोखुर झील है। और ये मीठे पानी का झील है। किस प्रकार का झील है? मीठे पानी का झील है। और इसे हाल ही में 37वां रामसर स्थल साहब घोषित किया गया है। 37वां रामसर स्थल घोषित किया गया है बिहार। और ये बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है साहब। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है इससे। उसके बाद देखिएगा साहब, देखिए रामसर क्या है साहब? तो ईरान का एक शहर था जिसका नाम था रामसर। वहाँ पर पूरे दुनिया में यूनेस्को के द्वारा पूरे दुनिया में जितना भी वैसा क्षेत्र है जो आर्द्र भूमि वाला है, जहाँ पर पानी की नमी हो, ठीक है, वैसे क्षेत्र, और उस क्षेत्र को विकास करके वहाँ का पर्यटन को बढ़ाया जाए, तो वैसे क्षेत्रों को वो रामसर घोषित करते हैं और अपने पैसे से खर्च कर करके वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, ताकि लोग वहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए, ताकि वहाँ से क्या हो पाए? आमदनी हो पाए। समझ रहे? इसी वजह से, क्योंकि वो क्षेत्र
सरकार उसका क्या कर रहा है कि मतलब ध्यान उस पर नहीं दे रहा है। वो बेहतर पर्यटक स्थल बन सकता है, टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, लोग वहाँ पर जा सकता है, वहाँ से राजस्व वसूली हो सकता है, कमाई हो सकता है सरकार का, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये संस्था एक बनी यूनेस्को के द्वारा, जो रामसर, ईरान के रामसर में एक बैठक हुआ था और वहीं से ये निकल करके आया कि वैसे वैसे क्षेत्र जिसका क्या हो रहा है, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रहा और एक विशेष प्रकार का टूरिस्ट पैलेस बन सकता है, तो उसको जो है सो बढ़ा करके वहाँ से राजस्व बढ़ाया जाए। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। चलिए अगला है साहब कुशेश्वर स्थान झील। ये कहाँ है साहब? दरभंगा में। उसके बाद है सिमरी बख्तियारपुर झील, कहाँ है? सहरसा में। घोघा झील कहाँ है साहब? कटिहार में। और सुखाना झील जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो है साहब चंडीगढ़ में। ठीक है, और सांभर झील पता है आपका? राजस्थान में। भारत का सबसे अधिक खारे पानी का झील, सबसे अधिक खारे पानी का झील प्रतिशतता में। ठीक है, प्रतिशतता में। चलिए, और आपको बताए थे कि सांभर झील जो है ये राजस्थान का जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके चारों ओर ये घिरा हुआ है। ये बातें हम लोग पढ़े थे। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, नेक्स्ट है हम लोगों का कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल एवं बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया। क्या होगा साहब? 1885। देखिए सवाल रिपीट है साहब, 1885 हो जाएगा आंसर। चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा कि बंगाल किराएदारी अधिनियम ये 1885 ईस्वी में लाया गया, क्योंकि देखिए जो किराए पर ज़मीन लगाया जाता किसानों के द्वारा, जो रैयत को दिया जाता था, तो होता क्या था कि बहुत दिन जब रह जाता था तो वो किसान को सीधा बोलता था कि ज़मीन आपकी नहीं है। तो वो किसानों को कितना अधिकार है और रैयतों को कितना अधिकार है उस ज़मीन पर, इसको डिवाइड करने के लिए कानून लाया गया था, जिसे बोला गया था बंगाल किराएदारी अधिनियम। ठीक है साहब, और इसका उद्देश्य था किसान विद्रोह के परिणाम स्वरूप जमींदारों एवं उनके किरायों के अधिकार को क्या करना? परिभाषित करना, बताना कि उस जमीन पर रैयत जो है, जो किराएदार है, उसका कितना हक है और जो किसान है उसका कितना हक है। क्योंकि किसान जब रैयतों को दे करके पैसा उससे लेते थे कर्ज के रूप में और अपनी ज़मीन देते थे, तो रैयत खुद जो है सो वो ज़मीन का मालिक समझने लगता था। समझ रहे? इसी वजह से दोनों के बीच में कितना अधिकार होगा दोनों को, इसको पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रकार का अधिनियम लाया गया था। क्लियर है साहब? चलिए उसके बाद देखिएगा कि इसी तरह से है पंजाब टेनेंसी एक्ट कब आया था? 1887 में। अवध काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1868 में। और बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1885 ईस्वी में। और बंगाल जो काश्तकारी अधिनियम, देखिए यह है बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में, और उसी समय बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया। इसमें था अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जो उत्पन्न समस्याएं हुई थी उसको क्या करना? निदान करना, उस समस्याओं को हल करना था। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोगों का हो जाएगा साहब कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिक थे, उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। बताइए साहब, बताइए साहब, इसका जो आंसर होगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा धर्म के प्रतीक। इसलिए होगा कि जब 1920-22 में जब यह आंदोलन चला था, वह सहयोग आंदोलन, तो लोग क्या कर रहा था कि धार्मिक भावनाओं से इनके साथ जुड़ रहे थे, धार्मिक भावनाओं के साथ इनके साथ जुड़ रहे थे। और बिहार में मान्यताएं थी और धर्म के नाम पर लोग क्या होता है, जल्दी जुड़ता किसी भी चीज़ में, समझ रहे? इसी वजह से गांधी जी को धार्मिक प्रतीक मान करके बिहार के लोग इनसे जुड़ना शुरू कर दिए थे। आया समझ में बात? चलिए इनमें कौन बिहार के किसान नेता थे? हाँ बताइए क्या होगा इसका आंसर? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब नीचे दिया हुआ विकल्प क्या होगा? केवल दो। इसका जो आंसर हो जाएगा साहब 1 एवं 2, 1 एवं 2। शायद इससे पहले हम लोग, हाँ, कृषक मतलब क्या होता है?
कृषक मतलब क्या होता है? किसान होता है। बताए थे कृषक दल का जो है सो ये जो है सो नेतृत्व कर रहे थे। अब बाकी तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, ये सारे तो स्वामी सहजानंद थे ही। तो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलिए साहब, तो हम लोग सारे बात किए हुए हैं, देखते हैं। स्वामी विद्यानंद कृषक आंदोलन का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। कृषक का मतलब तो किसान ही हुआ ना, स्वामी विद्यानंद कर रहे थे। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका मतलब ये भी किसान का आंदोलन कर रहे थे। और इसका जो सचिव बनाया गया था, किन्हें बनाया? श्री कृष्ण सिंह को। और तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा, तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन जो हुआ था 1935 में हाजीपुर में हुआ था। देखिए पहला जो हुआ ये 1929 में, जिस समय 1929 में गठन हुआ ना, तो ये पहला हो गया। उसके बाद तीसरा जो हो रहा है वो भी हो रहा है किसकी अध्यक्षता में? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ही हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? हाजीपुर में। कब हो रहा है? 1935 में। और जो ही 1935 में हुआ तो 1936 में जाकर के इन्हीं की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया गया था 1936 में, लखनऊ में जाकर के। ठीक है सर, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, ये एक्स्ट्रा आ गया है, टाइपिंग गलत हो गया। चलिए 1936 में लखनऊ में गठित भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? नहीं, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के, अभी तुरंत बोले हैं, शाहजानंद सरस्वती बनाए गए थे। अभी जस्ट बोले हैं कि 1935 में जो हुआ था 36 में फिर से ये बने, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किए 1936 में और इसका अध्यक्ष बने। और इसका जो महासचिव बनाया गया वो एनजी रंगा को महासचिव बनाया गया था साहब। तो हम लोग इतना बार रिपीट कर चुके हैं, इतना बार 66वीं से अभी तक में, कि हमको लगता है अगर बच्चा सही से देखता तो दोबारा देखने का आवश्यकता भी नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग इतना देख लेते हैं ना कि जीवन भर देखने का आवश्यकता पड़ेगा, समझ रहे हैं? इसलिए करके इतना मत देखा करिए, जितना देखना चाहिए उतना ही देखिए, है कि नहीं? चलिए, जो ही देखिएगा इतना बार तो याद हो जाएगा। याद जो ही होगा तो एग्जाम में रंग के सही आइएगा, और जो ही सही रंग के आइएगा तो नौकरी हो जाएगा। और बताइए उम्र है अभी नौकरी करने का, अब ये खेलने खाने का है कि नहीं? तो इसीलिए करके चलिए, क्या बोले? चलिए, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आंसर बोलना है आपको। छपरा से। कहाँ से था साहब? छपरा से। जिनका आंसर छपरा है बिल्कुल सही है साहब, कि छपरा से राहुल संकीर्तन जो है सो नेतृत्व कर रहे थे। जबकि किसान जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो आंदोलन चल रहा था उसमें जो नेतृत्व कर रहे थे वो चंपारण से कर रहे थे। चलिए साहब, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं एवं उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसा से अंग्रेजों की मदद की थी? 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से मदद की, पैसे से नहीं। 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से मदद नहीं की, पैसे से की। ठीक है साहब। और 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। क्या होगा साहब? आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए, जिनका आंसर साहब ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है कि 1857 की क्रांति में दरभंगा का, डुमरांव का, हथुआ का जो महाराजा था और उसका साथी जो जमींदार था वो सारे पैसा और आदमी मतलब अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का मदद किया था। तो कहा जाता है कि अगर घर का भेदी लंका ढाए, अगर अंग्रेज का साथ भारतीय नहीं दिया होता तो अंग्रेज कब जो है सो बोरिया बिस्तर समेट लेता है कि नहीं? चलिए साहब, आया समझ में बात। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि भागलपुर का एक राजा था, भागलपुर के गिद्धौर का राजा, हाँ भागलपुर के गिद्धौर का राजा जयमंगल सिंह, ये भी आदमी सही कुछ नहीं था। ठीक है, ये भी आदमी ठीक नहीं था, ये भी अंग्रेज का साथ दिया था, समझ रहे हैं ना? इसीलिए करके इन सारे को याद रखना है, समझ रहे हैं? इतिहास के पन्नों में 2 ही व्यक्ति को याद किया जाता है, समझ रहे हैं?
समझ रहे हैं? एगो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, काले अक्षरों में लिखा जाता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन में लिखवाना है। समझ रहे हैं ना? चलिए, मतलब देश को अब आज़ाद नहीं करना है, ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आज़ादी में भाग लीजिए, ठीक है। देश आज़ाद हो चुका है, बस अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़िए। समझ रहे हैं ना? जो आप अभी गुलामी में जी रहे हैं उस लड़ाई की, जो आप दूसरे पर डिपेंड है, समझ रहे हैं, खुद जो है सो अपने पर आइए, ठीक है। अभी तो आप लोग पराधीन हैं। चलिए अगला देखिएगा साहब, कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छाद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? क्या होगा साहब? इसका आंसर क्या होगा साहब? पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती और एस एन सिन्हा। और जानबूझ के सवाल को हम लाते हैं कि ताकि जो पिछले पूछा गया है कौन सा सवाल हम नहीं बताए ये भी पता चले, ठीक है साहब। तो आप अभी तक देखिए कि जो हम लोग बना रहे हैं लगभग 4-5-7 सेट हो गया है, तो इसमें इक्का दुक्का ही सवाल ऐसा होगा कि जो हम नहीं बताए हैं, नहीं तो सारे बताया गया है। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा साहब पीर मोहम्मद मुनीस। क्या हो जाएगा साहब? पीर मोहम्मद मुनीस। चलिए साहब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि पीर मोहम्मद मुनीस बेतिया के, गोतिया नहीं है, गोतिया के पीर मोहम्मद मुनीस बेतिया के स्कूल में क्या थे? ये अध्यापक थे। और ये जो निवासी थे ना, अस्थाई जो निवासी थे वह चंपारण के थे, रहने वाले थे चंपारण के, लेकिन बेतिया में ये स्कूल के अध्यापक थे साहब। अब देखिएगा साहब, राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ था, तो याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद जो जिस किताब को लिखे थे चंपारण में, सत्याग्रह इन चंपारण, और दीनबंधु मित्र का जो था नील दर्पण, ये भी इस पर जो नील का जो किसान था उसकी दुर्दशा पर ये प्रकाश डाले थे। और स्वामी सहजानंद ऑप्शन में दिया हुआ था साहब, तो याद रखिएगा कि स्वामी सहजानंद हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किए थे साहब। चलिए साहब हम लोगों का हो गया इतिश्री देवाखंड, ये जो है सो पाठ टोटली क्या हो गया? समाप्त हो गया। चलिए अब जो हम लोग फिर मिलेंगे, अब अगला जो बिहार स्पेशल होगा बुधवार को ना, बुधवार को होगा, तो उस दिन हम लोग मिलेंगे, ठीक है। बस 2 सेट और हम लोगों को बिहार स्पेशल का करना है, उसके बाद हम लोग फिर मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री में चले जाएंगे हम लोग। चलिए ठीक है साहब।